Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम आपका समाजशास्त्र विषय का BA फर्स्ट ईयर का पेपर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी और भारतीय समाज। और इस पेपर में हम लोगों ने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने जाति पढ़ा था, जाति का अर्थ और जाति की विशेषताएं, जाति के बदलते प्रतिमान, क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है, जाति तथा वर्ग में अंतर, ये सभी पक्ष हम देख चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और हम सभी इसका पार्ट हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि कोई टॉपिक है तो उसके क्या अर्थ हैं। नातेदारी यानी किनशिप, हम सब कहीं ना कहीं इसका हिस्सा हैं। और लेकिन फिर भी हमें यह जानना ज़रूरी है कि नातेदारी को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किस प्रकार से समझा जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि जो नातेदारी है वह सभी समाजों में जो विवाह है, नातेदारी और विवाह, ये सामाजिक जीवन के एक आधारभूत स्तंभ हैं। और प्रत्येक समाज में जो सदस्य हैं उनके विभिन्न प्रकार के संबंधों द्वारा ये जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। और इन संबंधों में से बहुत अधिक जो संबंध हैं वे सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध होते हैं, कुछ प्रजनन पर आधारित होते हैं। और इन संबंधों को ही हम नातेदारी व्यवस्था, बंधुत्व व्यवस्था, स्वजन प्रथा इत्यादि के नाम से हम जानते हैं। तो अधिकार, कर्तव्य, अनुबंध और सपिंडता, नियम इत्यादि से भरपूर है नातेदारी व्यवस्थाएं और अत्यंत सरल प्रकार की हैं। इन पे अनेक प्रकार के हमें उत्तराधिकार, अनुक्रमण और विवाह से संबंधित नियम देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी संदर्भ में जब हम आगे चलेंगे तो हम सबसे पहले इसका जो अर्थ है नातेदारी का वह हम जानने का प्रयास करेंगे, मीनिंग ऑफ किनशिप। तो इसमें 3-4 जो पक्ष हैं वो इसके महत्वपूर्ण हैं। रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, दत्तक संबंध और काल्पनिक संबंधों का एक जटिल परंतु विभिन्न नियमों से बंधा हुआ जो जाल है, जो समस्त प्रकार की अनौपचारिक संस्थाओं के बीच में जो आपसी अंतर निर्भरता होती है उनको व्यक्त करता है। और इसके साथ ही वंश, क्लान, गोत्र और भारतीय संदर्भ में यदि हम देखें तो जाति और धर्म तथा गांव एवं पड़ोस जैसे सामाजिक समूहों के बीच में जो घरेलू परिवेश के नैतिकता सिद्धांतों को सांस्कृतिक वैधता भी प्रदान करता है। अर्थात नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो कि प्रजनन और वास्तविक वंशावली के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थात विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि नातेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिन्हें रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध के कारण नातेदारी या संबंधी माना जाता है। समाजशास्त्र में रक्त संबंधों को व्यक्त करने के लिए तकनीकी जो शब्द है वो है समरक्तता, कॉन्सेंक्विटी का प्रयोग किया जाता है, जबकि विवाह से होने वाले संबंधों को व्यक्त करने के लिए विवाह मूलक संबंध या एफिनिटी जो वर्ड है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं माता और पुत्र पुत्री, भाई और बहन, पिता और पुत्र पुत्री के बीच रक्त संबंध है, जबकि सास और ससुर, वधू और दामाद के बीच विवाह मूलक संबंध हैं। और जो विनिक हैं समाजशास्त्री, उन्होंने जो और मानव शास्त्री, उन्होंने डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने परिभाषित किया है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। और इसी संदर्भ में श्यामलाल शर्मा ने इरावती कर्वे की पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के जो हिंदी अनुवाद किए उसमें उन्होंने जो नातेदारी व्यवस्था है उसके 2 पक्ष उन्होंने बताए, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। रक्त संबंधी जो व्यवस्था है नातेदारी का आंतरिक पक्ष है, जबकि वैवाहिक संबंधी जो व्यवस्था है वो इसका बाह्य पक्ष है। इसकी जो अन्य परिभाषाएं हैं उन अन्य परिभाषाओं में मजूमदार मदान की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। सभी समाजों के सदस्य विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर कई समूहों के रूप में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इन संबंधों में से अत्यंत सार्वभौमिक एवं अत्यधिक आधारभूत
संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं, और प्रजनन एक सहज मानवीय जो सब हमारी वेदना है उस पर संवेदना पर आधारित है, और इन्हीं को हम नातेदारी के नाम से जानते हैं। तो रक्त संबंधी हमारे जो माता पिता के साथ में जो संबंध है, हमारे भाई बहनों के साथ जो संबंध है, वे रक्त संबंध के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो वैवाहिक संबंध हैं वे हमारे विवाह के माध्यम से जो संबंध बनते हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध विवाह के माध्यम से बना है, और जो आप सास ससुर के संबंध हैं ये सभी वैवाहिक संबंध में आते हैं। जीजा साला, जीजा साली या ननद भाभी का संबंध, ये सभी वैवाहिक संबंध हैं। वहीं जो दत्तक संबंध हैं वे जो गोद लेने के माध्यम से कि यदि किसी परिवार में किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले लिया गया तो वे संबंध दत्तक संबंध के अंतर्गत आते हैं। और काल्पनिक संबंध के अंतर्गत उन संबंधों को शामिल किया जाता है जो हम धर्म भाई, धर्म बहन इत्यादि के रूप में हम जो हम गुरु माँ या फिर धर्म माँ, इस तरह के जो संबंध हम बनाते हैं वे हमारे काल्पनिक संबंध के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, दत्तक संबंध और काल्पनिक संबंधों की जो एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है, उसको हम नातेदारी के रूप में देखते हैं, नातेदारी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि नातेदारी व्यवस्था का अर्थ है नातेदारी संबंधों अर्थात रक्त और विवाह संबंधों द्वारा मध्य व्यक्तियों की एक व्यवस्था। परिवार, वंश, कुल, गोत्र आदि ऐसे समूहों के कुछ उदाहरण हैं। और इस संबंध में जो मजूमदार हैं उन्होंने कहा है कि सभी समाजों के सदस्य विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर अनेक समूहों के रूप में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इन संबंधों में से अत्यंत सार्वभौम एवं अत्यधिक आधारभूत संबंध वे होते हैं जो कि प्रजनन पर आधारित होते हैं, और इन्हीं संबंधों को नातेदारी व्यवस्था का नाम दिया जाता है। तो अब नातेदारी की विशेषताएं यदि हम देखने की कोशिश करें तो नातेदारी व्यवस्था सार्वभौम व्यवस्था है, सभी समाजों में हमेशा से विद्यमान रही है और आज भी हमें इसकी उपस्थिति देखने के लिए मिलती है। इस व्यवस्था में विशिष्टता पाई जाती है, अर्थात इसका जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। नातेदारी व्यवस्था जो हमारा सामाजिक संगठन है उसकी संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है, सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह एक सरलतम व्यवस्था है जिसे समझना और अभिव्यक्त करना दोनों ही एक सरल कार्य है। और नातेदारी व्यवस्था सरल समाजों की अपेक्षा जटिल समाजों में अधिक भिन्नता रखती है। वहाँ पर हमें जो संबंध है उन संबंधों में भिन्नता देखने के लिए मिलती है।